Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. So as you know, we guys were doing May June's 2023 paper number 2 for AS accounting. So it's the continuation of the previous videos. We are done with the first two questions. Now moving on to the third question of the paper. So here it goes. Khalid opened his business on 1st January 2021 with a capital of 41,000. He did not maintain a full set of accounting records. As you know, when it says he did not maintain a full set of accounting records, so the question belongs to incomplete records. ठीक है? Khalid wishes to know his profit and loss for the year ended 31st December 2021. He has provided the following information. So, assets and liabilities at 31st December 2021, bank overdraft, bank loan, inventory, non-current asset, trade receivables and trade payables. So here we have been provided with the sort of balance sheet sort of items. सब की सब हमें यहाँ पे बैलेंस शीट की आइटम्स दी गई हैं जहाँ पे हम यूज़ करके अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट आवर कैपिटल थिंग. सो रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले पढ़ते हैं. एज यू नो, रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021 बेस्ड ऑन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. Point number 2, non-current asset included a motor vehicle. The vehicle had been previously owned by Khalid, but during 2021, it was transferred to the business at a valuation of 9,000. So, beta, this 9,000 is definitely the amount of capital that has been introduced into the business during the year. So, it's the amount of capital introduced, okay, during the year. Then, during 2021, Khalid's drawing were 14,870. सो जो हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट. मार्क्स हमारे पास यहाँ पे 7 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, ऑब्वियसली हमारे पास एक फॉर्मेट सेट होता है. आपको वो फॉर्मेट अगर आप देखें तो आपके पास डेफिनेटली फिगर्स यहाँ पे आ जानी चाहिए. अब फॉर्मेट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है. लेट मी राइट द फॉर्मेट. फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस. नेट एसेट्स, राइट. नेट एसेट्स विच मीन्स capital at the start of the year. So capital at the beginning of the year आपने calculate करना है. Then obviously net assets यानी capital at the end of the year. ये हमारे पास एक और फिगर है यहाँ पे. सो कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल है. कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नो, वी डोंट हैव द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, येस, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. बल्कि इनफैक्ट येस, आई हैव सीन दैट. Opened a business, yes, we have that. 41,000 is the capital at the beginning of the year. So बेटा at the beginning of the year तो हमारे पास यहाँ पे given है. So जो चीज़ आपके पास given है हम उसको as it is लिख लेते हैं. Capital at the start of the year is how much? That is like 41,000. This figure has been provided to us, 41,000. Capital at the end of the year obviously is a question mark. इसको जब हम नेट ऑफ करेंगे तो बेटा डेफिनेटली ईदर विल बी हैविंग इंक्रीज और डिक्रीज. तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा in net assets. Increase or decrease in net assets. ठीक है. Then हम इसको फर्दर देखते हैं तो डेफिनेटली वी हैव सम ड्राइंग्स ओवर हेयर. अगर ड्राइंग्स है हमारे पास तो यू हैव टू ऐड बैक ड्राइंग्स. व्हाई? बिकॉज देखिए ड्राइंग्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट है. अगर ये ड्राइंग्स ना हुई होती तो डेफिनेटली हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होता. इसलिए हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए वी हैव टू ऐड बैक द ड्राइंग्स थिंग. हाउ मच इज द ड्राइंग्स की अमाउंट है 14,870. ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे ऐड बैक कर ली इस इक्वेशन में. देन डेफिनेटली हमारे पास कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हैं. अब कैपिटल इंट्रोड्यूस हमारे पास जो अमाउंट है वो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे. लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस. व्हाई? बिकॉज अगर ये कैपिटल ना इंट्रोड्यूस हुआ होता तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट कम हुआ होता. सो बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल आवर प्रॉफिट इज डाइल्यूटेड. इसलिए हमने ये कैपिटल को यहाँ से रिमूव करना है. सो कैपिटल इंट्रोड्यूस हमारे पास कितना है? 9,000. सो वी हैव टू रिमूव दिस फिगर. अल्टीमेटली हमारे पास आएगा ईदर प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. सो वी आर ऑल सेट. बेसिकली एक छोटी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे. यू नीड टू फाइंड द नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. अब नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए मेरे पास यहाँ पे मैं ये स्पेस यूटिलाइज करता हूँ. वी कैन डू द वर्किंग्स हेयर. मैं यहाँ पे वर्किंग्स का एक छोटा सा सेक्शन बनाता हूँ. हमने यहाँ पे वर्किंग्स करनी है. वर्किंग्स में देखें तो मेरे पास यहाँ पे टोटल एसेट्स कितने हैं. इफ़ यू लुक एट द फिगर फॉर द टोटल एसेट्स तो मेरे पास यहाँ पे एसेट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं. इन्वेंट्री अवेलेबल है. देन वी हैव द नॉन करंट एसेट. देन वी हैव द ट्रेड रिसीवेबल्स.
सो एसेट्स मेरे पास 3 हैं, लाइबिलिटीज़ मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है एंड देन द ट्रेड पेबल्स थिंग। सो 3 फिगर्स मेरे पास एसेट्स की हैं, 3 फिगर्स मेरे पास यहाँ पे लाइबिलिटी पे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई वांट टू फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल, तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए डेफिनेटली आई हैव टू फॉर्मुलेट समथिंग। आई कैन यूज अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप देखें यहाँ पे तो बड़े सिंपली आपके पास बन रहा है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, दैट्स गोना गिव यू व्हाट, नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स। टोटल एसेट्स आपके पास कितने हैं? टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, एक हमारे पास है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट हमारे पास था 27,500 का, क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा हमारे पास था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो आपके पास था दैट वाज 18,450, क्वेश्चन में था। थर्ड हमारे पास जो था दैट वाज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स की जो अमाउंट थी दैट वाज 7,230। अगर ये टोटल एसेट्स को मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ दैट सम्स टू 53,180 टोटल एसेट्स लेस टोटल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मेरे पास कौन कौन सी थी? दैट वाज, एक मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था, एक मेरे पास बैंक लोन था एंड दूसरा मेरे पास ट्रेड पेबल्स था। सो लेट मी राइट दीज फिगर्स ओवर हियर। जी, बैंक लोन मेरे पास जो था दैट वाज 8,500। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट की अमाउंट वाज 3,470 एंड देन जो मेरे पास यहाँ पे पेबल्स था, ट्रेड पेबल्स की अमाउंट वाज 9,940। इसको अगर मैं सम अप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल बन रहा है दैट इज 21,910। सो टोटल एसेट्स minus total liability is going to give me my net assets and we know that net assets means we have capital and चूंकि ये figure हम लोग at the end of the year ले रहे हैं as question में कहा था ये तमाम figures end of the year है। so here we have our closing capital 53,180 minus 21,910, तो मेरे पास जो closing capital यहाँ पे बनता है वो 31,270 बनता है। ठीक है, 31,270। अब बेटा इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करते हैं। लेट मी पुट दिस क्लोजिंग कैपिटल ओवर हेयर 31,270। आई बी यूजिंग अ डिफरेंट कलर ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो जाए। 31,270। अब बेटा गौर से देखें, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो मेरे पास बिजनेस में कैपिटल अवेलेबल था, मेरे पास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना था? 41,000। देन एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास जो कैपिटल है यहाँ पे वो ड्रॉप हो गया है, 41,000 से 31,270 पे आ गया है। सो बेटा कितना ड्रॉप हुआ है? ऑब्वियसली वी आर हैविंग अ डिक्रीज, तो यहाँ पे डिक्रीज है मेरे पास, कितना डिक्रीज है? 9,730। ऑब्वियसली आई एम गोना पुट ऑन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज हुआ है तो साथ में कुछ ड्राइंग्स भी तो हुई हैं। अब यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है या आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ये ड्राइंग्स न हुई होती तो डेफिनेटली हमारे नेट एसेट्स ज़्यादा हुए होते, इसलिए मैं ड्राइंग्स को ऐड बैक कर रहा हूँ। सो अगर मैं ड्राइंग्स को यहाँ पे ऐड बैक करूँ तो देखिए कि हमारे पास ओवरऑल पॉजिटिव फिगर आ रही है कि नेगेटिव। सो 14,870 माइनस 9,730 दैट्स गोना गिव यू अ फिगर ऑफ 5,140। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे फिर पॉजिटिव फिगर हो गई है 5,140। बट यहाँ पे जो देखिए मेरे पास पॉजिटिव फिगर तो है, बट ये पॉजिटिव फिगर खुद से नहीं आई, हमने बिजनेस में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है। उस कैपिटल इंट्रोड्यूस कराने की वजह से ये फिगर पॉजिटिव हो रही है। तो व्हाट इफ कि अगर ये कैपिटल ना आता बिजनेस में, इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस को दोबारा सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास जो फाइनल फिगर बन रही है दैट इज 3,860। ऑब्वियसली मेरे पास जो फिगर आ रही है दैट इज अ लॉस थिंग। सो दैट इज़ द बेसिक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे हम लोग करते हैं। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप देखें, अकाउंटिंग में वी आर हैविंग अ सिंपल सोल्यूशन। आपके पास अकाउंटिंग में जहाँ पे IAS 1 फॉलो नहीं हो रहा, यू कैन यूज़ एनी फॉर्मेट। अब यहाँ पे इट्स द इजीएस्ट वन, यू नीड टू कैलकुलेट द नेट एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देन द नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। इट माइट बी एन इंक्रीज और डिक्रीज। हियर इन दिस सिचुएशन वी वर हैविंग अ डिक्रीज इन द नेट एसेट्स, एज यू कैन सी इट वाज 9,730। देन वी हैव टू ऐड बैक द ड्राइंग्स। व्हाई? just because अगर मेरे पास नेट एसेट्स नेगेटिव आ रही हैं तो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ड्राइंग्स। हैड इट नॉट हैपेंड, अगर ड्राइंग्स न हुई होती तो बेटा फिर मेरे पास ये फिगर प्रॉफिट में आता या पॉजिटिव आता। तो इसलिए मैं ड्राइंग्स को ऐड बैक करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जी टोटल फिगर मेरे पास पॉजिटिव में आ रही है, दैट इज लाइक 5,140। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव अनदर इशू, वो है कि जी ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कराया था ना, तो हो सकता है कि ये जो आपके पास प्रॉफिट की फिगर है यहाँ पे ये वाला,
ये कैपिटल इंट्रोडक्शन की वजह से आ रहा हो कि बिजनेस में मजीद कैपिटल डाला था, तो अगर ये कैपिटल ना डाला होता फिर क्या सिचुएशन होती, इसलिए कैपिटल इंट्रोड्यूस को मैं लेस कर रहा हूं। तो उस सिचुएशन में मेरे पास फिर से देखें तो हमारे पास लॉस आ रहा है। लॉस कितने का आ रहा है? 3860। दैट इज द लॉस इन द बिजनेस। So, moving on to part B of the question. During 2022, Khalid kept more detailed records but could not provide a figure for the revenue. The following information is available at 31st of December. Inventory, आपके पास यहाँ पे closing inventory दी गई है. Then you have the purchases figure. Then Khalid's policy is to mark up all the goods by 50%. So you need to calculate the revenue. थोड़ी सी हमने यहाँ पे basic जो working हमारी cost of sales की होती है, हमने cost of sale की working करनी है. So if you remember the format of the cost of goods sold या cost of sales, अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट याद है, देन दिस क्वेश्चन बिकम्स पीनट्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट हमारे पास क्या है? इट सेज दैट ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर, देन यू हैव टू ऐड बैक परचेजेस फॉर द ईयर, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो let's insert the figures. As you can see, inventory हमारे पास जो closing है, closing तो 16250 है, closing inventory is 16250. Profit हम purchases जो हमारे पास given है, that is like 148,300. So बेटा purchases को हम यहाँ पे add up कर लेंगे, 148,300. Opening inventory की figure, क्वेश्चन में हमें at the beginning we were provided with a figure for the opening inventory. तो opening inventory हमारे पास कितनी है जी? Can you see the figure? That inventory हमारे पास जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, there was how much? There was 18,450. तो बेटा हमारे पास इन्वेंट्री की फिगर यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, तो 18,450 इज़ द फिगर फॉर द ओपनिंग इन्वेंट्री. सो यहाँ पे मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर लिख लेता हूँ 18,450. तो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर आप ये नेट ऑफ करेंगे तो आपके पास जो फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आएगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो बेटा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आएगा 18,450 प्लस 148,300 माइनस 16,250. सो द कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर इज 150,500. दैट इज योर फिगर फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब बेटा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर तो आपने फाइंड कर ली. पॉइंट ये है कि जी यू नीड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू. अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है. बहुत से लोग जब मार्कअप और मार्जिन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. अगर आप देखें तो यहाँ पे खालिद्स पॉलिसी इज टू मार्कअप ऑल द गुड्स, एंड यू नो दैट मार्कअप इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट. मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे लगता है. तो बेटा अगर मार्कअप कॉस्ट पे लगता है, दैट मीन्स कि योर कॉस्ट ऑफ सेल वुड बी 100%. 100% के साथ आपका मार्कअप यानी 50% का आपका मार्कअप एडअप हो गया. तो अगर बेटा मैं कॉस्ट के साथ मार्कअप एडअप कर देता हूँ, दैट मेक्स माई व्हाट? सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट ऑफ 100% प्लस मार्कअप ऑफ 50%, कॉस्ट प्लस मार्कअप विल गिव मी व्हाट? सेलिंग प्राइस और माई रेवेन्यू. सो बेटा यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा. इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू हमारे पास होगा, अगर कॉस्ट 100% है और मार्कअप 50% है, तो मार्कअप एडअप हो जाता है, तो रेवेन्यू हमारे पास 150% होगा. 150%. So that means कि cost of sales आपके पास 100% है. You can simply cross multiply. If 150,500 is 100%, how much would be 150%? So you need simply do the cross multiplication. 150,500 divided by 100 multiply by 150. You're gonna get a figure, and that figure would be 225,750. दिस इज़ योर फिगर फॉर रेवेन्यू फॉर द ईयर. तो बेटा इस तरह हम लोग अपनी रेवेन्यू की फिगर फाइंड करते हैं. इस कैलकुलेशन को एक मरतबा फिर से देख लीजिएगा. अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स जो मेरे पास यहाँ पे है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. अगर क्वेश्चन में मार्कअप यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को 100% कंसिडर करेंगे. अगर मार्जिन यूज़ हुआ है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को 100% नहीं कंसिडर करेंगे, फिर सेल्स को 100% कंसिडर करेंगे. चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स था तो कॉस्ट ऑफ सेल 100%, देन वी हैव टू ऐड द मार्कअप थिंग. तो हमारे पास जो रेवेन्यू बन गया, रेवेन्यू वुड बी 150%. तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया. इफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 100%, सो 150,500 इज 100%, हाउ मच वुड बी 150%? तो वी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हियर. 150,500 divided by 100 multiplied by 150, you're going to get a figure of 225,750. That is your figure obviously for revenue for the year. Then lastly, if we look at this, state 2 advantages to the business of maintaining a full set of accounting records. ठीक है, डेफिनेटली फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
financial information would be reliable and accurate. That is the first information or the first benefit which we have over here कि मेरे पास यहाँ पे जो मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या मेरे पास जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर होंगे, देन डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू, दैट्स गोना हेल्प यू और इट माइट फैसिलिटेट यू. ठीक है, हेल्प यू और फैसिलिटेट अस इन द प्रिपरेशंस और इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो पहला बेनिफिट हमारे पास क्या है? पहला बेनिफिट ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड एक्यूरेट हो जाता है. जब रिकॉर्ड एक्यूरेट हो जाता है तो डेफिनेटली फिर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में भी ईजीनेस हो जाती है. देन स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस टू द बिजनेस ऑफ मेंटेनिंग अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो पहले हमारे पास एडवांटेजेस थे, यहाँ पे हमारे पास डिसएडवांटेजेस थे. ठीक है, डिसएडवांटेज ऑब्वियसली देन यू हैव टू एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट. फिर आपने थोड़े स्पेशलिस्ट करने होंगे, बुक कीपर्स होंगे जो स्पेशलिस्ट होंगे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, सैलरी ज़्यादा होगी. ठीक है, या आपके पास जो है यहाँ पे एडिशनल आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, कॉस्टली भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा. ठीक है, सो स्टेट टू डिसएडवांटेजेस टू द बिजनेस ऑफ मेंटेनिंग अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड. सबसे पहले द बिजनेस may not have enough time or budget to maintain full set of accounting records. Full set of accounting records. That's the first point. The second point, obviously, the business might lack specialists in terms of bookkeepers or softwares, etc., which will be costly. ठीक है, so here we are done with the full question. That was a 15 marker question. Looking forward